नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बीजेपी की बात करेंगे, किस तरह से बढ़त के लिए वो बूथ पर नजर रखे हुए। बीजेपी अब कांग्रेस के मजबूत किलों को ढहाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी का जो बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है वह एक तरह से जनाधार का विस्तार ही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हर बूथ पर 51% वोट का लक्ष्य दिया है। यह लक्ष्य बीजेपी के मजबूत पोलिंग बूथ पर संभव है, लेकिन जहां पर कांग्रेस लंबे समय से जीत रही है वहां इतनी आसानी से जीत मुमकिन नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित सभी दिग्गज नेता बूथ पर तैनात हो गए हैं। बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को 22 तरह के काम करने हैं। इनमें सबसे प्रमुख काम पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति है। पन्ना प्रमुख बीजेपी के लिए अभी तक तुरुप का इक्का साबित होते रहे हैं। दूसरी तरफ बूथ पर फोकस कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस के मजबूत किलों में सेंध लगा पाएगी, और क्या कांग्रेस के बूथ मजबूत करने की रणनीति को देखकर दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं? यह जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही हैं, उनका संपर्क का अभियान। भारतीय जनता पार्टी में नए नौजवान जो प्रत्येक बूथ पर यूथ फॉर बूथ और बूथ पर नौजवानों को जुड़ने का काम। आज भी एक बैठक बूथ पर ही जो नौजवान रहते हैं, जो नई जनरेशन है, जो उमंग और उत्साह के साथ खड़ी है, तो उनको भी जोड़ने का काम। और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बूथ पर हमारी जो पन्ना समिति बनेगी, कम से कम 33% हमारी बहनों को उस पन्ना समिति में अवसर मिले। ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाजपा अति आकांक्षी, महत्वाकांक्षी, आकांक्षी जो भी सीट निर्धारण कर रही है, ये बेसिकली उनका अंडर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते तो फिर ये अपने विकास के जो इनका रोल मॉडल, जो ये बताते हैं कि हमने विकास का एक मॉडल तैयार किया है, उसके आधार पर विकास यात्रा को अपनी विकास यात्रा को जिस तरीके से हमने देखा करेंच लगी है, आप बताइए कि यदि ये इस तरीके से काम ना करें तो ये किस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। 51% जो हमारी जनसंख्या है वोटरों की, वो युवा है। ये युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। इनकी जो दोगली नीति है वो भी पूरी तरह से जनता के बीच आ चुकी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष तिवारी, बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इस बार तो कांग्रेस भी बूथ मजबूत कर रही है, क्या इस बात से डर गए इसलिए अब दिग्गज भी मैदान में उतर गए हैं? शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, तमाम तरह के बड़े नेताओं को लगा दिया कि बूथ पर जाइए और बूथ को मजबूत कीजिए। ये काम तो आप पहले से भी करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किलों में सेंध नहीं लगा पाए, चाहे चाचौड़ा हो, राधोगढ़ हो। इस बार सेंध लगा पाएंगे? तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक संगठन की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत संगठन काम करता है। संगठन में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का पहला दायित्व है कि वह कार्यकर्ता भाव के साथ में काम करे, चाहे वह किसी भी पद पर हो, सरकार के पद पर हो या संगठन के उच्च पद पर हो। यही कारण है कि हमारे जो बूथ है, बूथों पर ड्यूटी लगी है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं। तो ये जो हमने तैयारी की है चुनाव लड़ने की, वह हमारा पूरा फोकस बूथ पर है और हम जो काम कर रहे हैं वह काम जनता के बीच तक पहुंच जाए, ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो हमारी सरकार की उपलब्धियां भी लोगों तक पहुंचे और उपलब्धियों के साथ साथ हम जो काम कर रहे हैं निरंतर, उन कार्यों के क्या परिणाम हुए आने वाले समय में और हमें कितना लाभ मिला है, उस लाभ को भी हम गिनाने का काम। महिलाएं भी दिख रही ना आशीष जी, डर तो नहीं गए? आपने कहा लाडली बहना को 1000 रुपए देंगे, उन्होंने कहा हम तो 1500 दे देंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि बूथ पर भी 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में ही आप देखेंगे केंद्र और राज्य दोनों जगह पर महिलाओं के लिए तो विशेष स्थान रहा है और हम सदैव सम्मान की दृष्टि से महिलाओं को देखते रहे हैं और उनका कैसे विकास हो, वह मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इनके लिए हमारी नीतियां रही हैं। और वही कारण है कि आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के लिए भी किया। इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने, आप देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया। तो हम लगातार बेटियों के लिए काम करते रहे हैं, महिलाओं के लिए काम करते रहे हैं और आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो रेशियो था
लिंगानुपात था, आज उसमें भी सुधार हुआ है। तो इसका कारण है मध्य प्रदेश की कुशल नीतियां। तो हमारी जो नीतियां हैं वही नीतियां हमें चुनाव जिताने वाली हैं। और हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, 33% आरक्षण के पीछे क्या मंशा है? कार्यकर्ता के भाव से काम कर रहा है संगठन के लिए। बूथ पर 33% आरक्षण के पीछे क्या मंशा है? देखिए, जब हम बूथ पर भी आरक्षण रखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को की व्यवस्था बनाएंगे कि प्रत्येक वर्ग, जाति, समूह से हमारे साथ में कार्यकर्ता हों। जब वह कार्यकर्ता होंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो आंतरिक स्थिति है और मजबूत होगी और हम अपनी बात को और अच्छे तरीके से नीचे तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो धर्मेंद्र जी, अब आप बाकी के जो किले बचे हैं आपके, जिस तरह से उन्होंने अजय सिंह से एक किला छीन लिया था, और ज्योतिराज सिंधिया की बात करें वो तो अब इधर ही आ गए हैं, उनसे भी एक किला छीन लिया था। अब बचे हैं आपके गोविंद सिंह के किला, लक्ष्मण सिंह का किला, जयवर्धन सिंह का किला। इस पर भी नजरें हैं बीजेपी की, और इस बार यहाँ भी सेंध लगेगी, भले ही आपके पहरेदार मजबूत दिख रहे हों। नमस्ते विजय जी। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और इनके प्रवक्ता ये बात को नाकाम है कि 18 से 19 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में। इसमें आप 19 साल से अभी तक अपना जनता आपके विकास कार्य के नाम पर अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिया। महिला अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह जी ने ये इनाम दिए मध्य प्रदेश के। जनता इस बात से चिंतित है कि हमारे प्रदेश को 19 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या। हम पे कलंक लगा दिया कि हम मध्य प्रदेश वासी, मध्य प्रदेश की महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है। ये शिवराज सरकार की उपलब्धि है। इनके संगठन को मजबूत करने की नीति रीति जी हर बार ढोल बजाकर बताते हैं, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख। अब चूंकि जनता इनके बहरूपीयेपन को जान चुकी है और इनके जो कुचक्र है उसमें जनता इस बार नहीं आने पाई। उसका मुख्य कारण है कि लगातार जनता ये देख रही है कि महंगाई, बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी समस्या है। लेकिन उनके इन्हीं प्रयासों की वजह से तो आपके किले ढह गए ना, बड़े बड़े किले ढह गए आपके। महिलाओं पर लगातार अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, और किले ढहना और किले बचाना अलग विषय। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीनी तौर पर संघर्ष कर रहा है। प्रत्येक बूथ पर 5 से 10 लोगों की हमारी मजबूत टीम पार्टी के विचार को जनता के बीच में ले जा रही है, और जनता के असल मुद्दों पर उनसे चर्चा की जा रही है। और जनता का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ब्रजेश जी आप यकीन मानना, जनता ये कह रही है कि हम ठगे गए, तो उसी को तो पंचर करने के लिए उतर गई इनकी टीम। अब आपका कार्यकर्ता जो बात कहेगा उसका काउंटर बीजेपी के बड़े नेता करेंगे, तो फिर कैसे आपके कार्यकर्ता की बात मानेंगे लोग? ब्रजेश जी, बीजेपी के बड़े नेताओं पर तो विश्वास बीजेपी के मूल कार्यकर्ता का नहीं रहा। जो मूल कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाने का काम करता था, जो संगठन की सेवा करता था, वो पिछले 4 साल से मंडलों में नियुक्ति के लिए बैठा है। वहां नियुक्तियां नहीं हो पा रही। इनके यहाँ गुटबाजी इस कदर हावी है। आप देखिए 6 महीने सरकार के बचे हैं, अभी तक ग्वालियर में जीडीए, साडा, तमाम सारे खाली डले हुए हैं, कहीं नियुक्ति नहीं हो पा रही। इनके यहाँ सिर्फ ठौगल मचा हुआ है। एक सिंधिया गुट, एक शिवराज गुट, एक नाराज गुट, एक महाराज गुट, एक कैलाश गुट। तो आपके ही लोग आरोप लगा रहे हैं। एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और वो कह रहे हैं कि कुछ 3-4 लोग ही कमलनाथ जी को के कंपनी चल रही है, वो ही चला रहे हैं, पेड वर्कर है, कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अपना हित देखने वाला कार्यकर्ता अब नहीं बचा है। जितने भी बिकाऊ माल थे और जितने भी लालची लोग थे, जिनकी विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का मैं सम्मान नहीं करता जो अपनी निष्ठाओं के साथ गद्दारी करता है। हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। हम कांग्रेस की रीति नीति में पिछले 22 साल से अपने आप को लगा कर रखे। किसी ने हमसे जबरदस्ती नहीं की कि हम कांग्रेस में सेवा करें, लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करते हैं। मैं अपने चंद हित के लिए 20 साल से जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं उसको कैसे बदल सकता हूं? ऐसे लोगों का ना तो जनता सम्मान करती है और ना ही पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो सम्मान करता है। आने वाले चुनाव में उन्होंने तो अपनी
वो नहीं बदली, धारणा भी नहीं बदली, विचारधारा भी नहीं बदली, अपनी पीड़ा मैं जाहिर आपको की है मैं आपको सोशल यही मीडिया बता पर। रहा हूँ, जो बिकाऊ माल भारतीय जनता पार्टी में गया है उसकी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। आप देखना इनके आधे से ज्यादा लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो तो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए चुनाव ढहाने जीतना की तो बात बड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके आप- आधे लोग जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इसका जवाब लेंगे आशीष जी से, लेकिन सूर्यकांत जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, महिला इस बार फोकस में है। अब तो बीजेपी ने अपने बूथ पर भी 33% आरक्षण लागू कर दिया महिलाओं के लिए। क्या 51% का जो टारगेट है वो महिलाओं से ही पूरा करेगी बीजेपी, और इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार का और संगठन का पूरा फोकस महिलाओं पे है, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। क्योंकि अगर महिलाओं का साथ मिल गया तो उनके द्वारा तय किया गया 51% का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ यह नहीं है, सवाल यह खड़ा होता है कि आप अगर बूथ पर महिलाओं को 33% का आरक्षण देते हैं और उनकी 33% की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, तो क्या जब टिकट देने की बात आएगी तो क्या आप उन्हें टिकट भी देंगे उसी रेशियो में, मंत्रिमंडल में भी उसी रेशियो में लेंगे, या प्रदेश पदाधिकारी जब आप बनाएंगे, जिले के पदाधिकारी बनाएंगे, मंडल के पदाधिकारी बनाएंगे, तो क्या उन्हें उसी रेशियो में उसमें भी भागीदारी मिलेगी? सवाल यहाँ खड़ा होता है। चूंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय आप चाहते हैं कि पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, उन सारे के सारे लोगों के साथ महिलाओं की भी सहभागिता हो, और महिलाएं हर घर में चूंकि अंदर तक जा सकती हैं, अंदर जाकर वो महिला मतदाताओं को निकालें और पार्टी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन यह तभी संभव है जब महिलाओं में यह विश्वास हो कि संगठन में भी उन्हें उतना ही मौका मिलेगा, सरकार में भी उतनी सहभागिता मिलेगी, और तमाम जगह जो मौके आते हैं उनमें भी उन्हें उतनी भागीदारी मिलेगी। तब तो महिलाएं आगे आएंगी, अन्यथा महिलाएं भी उन कार्यकर्ताओं के साथ चलती हुई दिखेंगी जिन कार्यकर्ताओं ने नगरीय निकाय चुनाव में काम किया है। और नगरीय निकाय चुनाव में अगर वो पूरे दमखम से काम करते, सारा संगठन मिलकर काम करता, कार्यकर्ता काम करता, तो 16 में से जो 9 जीती है भारतीय जनता पार्टी, वो 16 के 16 ही निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता। क्योंकि उसके पहले अगर आप देखें तो पूरे 16 के 16 चुनाव पूरे थे जो निकाय के, उस निकाय के महापौर पद सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, और मुझे लगता है कि तो शायद उसी की भरपाई महिलाओं से ही करना चाहते हैं वो। आशीष जी, तो क्या 33% आरक्षण टिकट में भी रहेगा विधानसभा के, और मंत्रिमंडल में भी रहेगा, अन्य जगह भी रहेगा, संगठन में भी रहेगा? और जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं आपके लिए रहने की बात कर रहे हैं, वो तो आपके आधे लोगों की जमानत जब्त होने की बात कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस का काम अलग है, कांग्रेस के कार्य करने की पद्धति अलग है। वह भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जहां तक महिलाओं की बात है तो हमारे संगठन में अभी भी व्यवस्था है। हमारे जिले की कार्यकारिणियों में महिलाएं, जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, जिले की मंत्री भी हैं और महामंत्री भी हैं। तो इसके साथ साथ हमने महिला मोर्चा का जो गठन किया उसमें भी आप देखें महिलाओं की इकाई बूथ स्तर तक है। तो आज हमारे यहाँ पर जो लगातार काम चल रहा है वो महिलाओं को लेकर चल रहा है, और जो महिलाओं के लिए काम किया है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने ही किया है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती मध्य प्रदेश के अंदर, तब कोई भी आदमी यदि किसी घटना को लेकर FIR कराने के लिए अपने थाने में जाता था तो उसका वहां का जो थानेदार होता था वो समझाकर इधर उधर कर देता था और FIR दर्ज नहीं करता था। और यही कारण था कि इनके यहाँ पर आंकड़े कम दिखते थे। पर जब आज शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ही काम किया कि यदि कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है तो आप उसकी FIR करिए, उसकी जांच करिए, जांच होने के बाद जो भी निराकरण होगा वो निराकरण होना चाहिए। यही कारण है कि आज आंकड़े दिख रहे हैं। अब आप दूसरी बात बता देता हूं मैं कि आप महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने ही कड़े कानून बनाए हैं। यदि किसी भी स्थिति में किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है, कोई व्यक्ति किसी दुराचार करता है, तो यहाँ तक कि हम फांसी तक की स्थिति में ले जा रहे हैं ऐसे अपराधी को। तो आज ये मध्य प्रदेश के अंदर ही ये सब हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील है। अब रही बात से कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस के मित्र को यह बताना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। जो निर्णय हमारे यहाँ संगठन लेता है उसे सामूहिकता के साथ में हम निभाते हैं, और आपके लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं तो इसका कारण है कि आपके अंदर संगठन कमजोर हो रहा है। आज आपके एक अच्छे कुशल प्रवक्ता ने छोड़ दिया आज कांग्रेस को, जिनके साथ मैंने स्वयं भी डिबेट की है कई बार। तो मैं मानता हूं कि आपके यहाँ जो संगठन की स्थिति है वह ये हो गई है कि केवल और केवल कुछ लोग अपने एक कंपनी के तौर पर कांग्रेस को चला रहे हैं। यही कारण कार्यकर्ता आज नाराज होकर कांग्रेस को छोड़ रहा है, और कांग्रेस धीरे धीरे आप देखना, अभी चुनाव आने दीजिए, जब तक कांग्रेस में गिनती के 2 या 4 चेहरे बचेंगे और कांग्रेस समाप्ति की ओर रहेगी। और जब चुनाव में आप उतरेंगे तो मैं आपको बता दूं, चुनाव जिताने वाला अपना कार्यकर्ता होता है किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी पार्टी में। तो आपके पास जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो आप चुनाव किसकी दम पर लड़ेंगे। और रही बात जनता की, तो जनता लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में काम कर रही है। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तो आपके यहाँ हो रही है और बचेंगे भी नहीं कार्यकर्ता। ये तो दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि आखिरी लड़ाई है, नहीं तो कार्यकर्ता भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। आशीष जी ये बताएं, आप कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को निष्ठा पूर्वक जी रहे हैं? आपको कितने साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा के साथ रीति नीति को अपने जीवन में उतार कर जीवन जीने को लेकर कितने साल हो गए? जब से होश संभाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2009 में आया था और 2009 से लगातार आज काम कर रहा हूं। आप इतने समय से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जी रहे हैं और उसको चल रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, जो गांधी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, वो चंद फायदे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचता। ये जो बिकाऊ माल है ना, जिसको चंद चांदी के सिक्कों की खनक पसंद है, जिसे अपने ईमान की चिंता नहीं है, उस बात को मान लिया जाए तो ये भी तो प्रमाणित हो रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। अरे सुनिए, उस व्यक्ति को जनता भी पसंद नहीं करती, पार्टी भी पसंद नहीं करती। अरे कोई इधर आए उधर जाए, ये चुनावी सिगुफा भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है। तो सारे बिकाऊ आपके हैं क्यों बैठे हुए हैं? आज लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। आप ये बात महत्वपूर्ण है, लगातार यदि छोड़ रहे हैं तो कहीं तो गड़बड़ है ना। आज आप परिवारवाद को भी लेकर देखिए, अरुण यादव जी भी नाराज चल रहे हैं, अजय सिंह जी नाराज चल रहे हैं, अरुण यादव जी के भाई सचिन यादव जी को भी आपने पीसीसी मेंबर नहीं बनाया। आप लगातार देखिए ना, आपका क्या हो रहा है। केवल परिवार के, चाहे वो जगदीश सिंह जी के बेटे हो, चाहे आपके कमलनाथ जी के बेटे हो, 2 ही लोग दिख रहे हैं केवल कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस अपनी चिंता खुद कर लेगी। आसिफ जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या कारण है कि आपके यहाँ प्राधिकरणों में नियुक्ति नहीं हो पाई? आपने कहा कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, तो क्या कारण है कि 4.5 साल पूरे हो गए, 6 महीने सरकार के बचे हैं और अभी भी आपके यहाँ प्राधिकरण में नियुक्तियां नहीं हो पाई? सारे के सारे प्राधिकरण के पद खाली डले। आपका मूल कार्यकर्ता जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में खून पसीना बहा रहा है, वो अभी भी नजरें गड़ाकर बैठा है और प्राधिकरणों में नियुक्ति नहीं हो पाई। ये गुटबाजी ही तो है, जिस गुटबाजी के कारण आपकी क्या नियुक्ति नहीं हो पाई? क्या कारण है आप बताइए। तो भाजपा में है ना, आप बताइए ना। कहीं पे ये है उसका विचार भाव, ये है उसका अधिष्ठान के प्रति बताए ना, क्या कारण है, क्यों नहीं कर पाए अपनी नियुक्तियां? ठीक है सूर्यकांत जी, बूथ किसका मजबूत है? इस बार कांग्रेस भी अपना बूथ मजबूत कर रही है और बीजेपी डबल ताकत से अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी है। किसका बूथ मजबूत है सूर्यकांत जी? सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सूर्यकांत जी। विजय जी। जी धर्मेंद्र जी। विजय जी, मैं एक सवाल और आपके माध्यम से भाजपा के मित्र से करना चाह रहा हूँ। ये अभी महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एनसीआरबी का डाटा कहता है महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 उन्होंने कि एनसीआरबी का डाटा क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके शासन में एफआईआर हो जाती है, आपके में नहीं हो रही थी।
इसका मतलब इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो और शासित राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कार्रवाइयां नहीं होती। उन प्रकरणों को निराकरण की वहां पर स्थिति को कार्रवाइयां देखिए नहीं क्या? कि जब वो निराकरण हुए नहीं, तब क्या उससे क्या कारण निकल कर आया। है? और जो भाजपा शासित राज्य हैं वो महिला अत्याचार में पीछे, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इसका मतलब वहां पर कार्रवाइयां नहीं होती, मध्य प्रदेश में कार्रवाई होती है। मेरे मित्र ये कहना चाह रहे हैं महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है लगातार। ये कलंक प्रदेश के माथे पर लगा है ब्रजेश जी। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक शर्मिंदा है। यदि मध्य प्रदेश में अपराध होता, मध्य प्रदेश में तो आरोप लगा तो जवाब ले लो। परिणाम जनता देती। आज जनता मध्य प्रदेश की और ये जनता महिलाओं पार्टी के के लिए साथ इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है। मध्य प्रदेश के लोग महिला काम को ही किचन स्वीकार कर रहे हैं। यही कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी आशीष जी सरकार जवाब दे आई रहे हैं ना? 500 रुपए सिलेंडर देंगे, ये हमने महिलाओं से वादा किया है। झूठ के वादे कर दीजिए और फिर से एक बार झूठ के नाम पर जब सरकार बनाएंगे तो वही गिनती के राहुल गांधी 10 दिन में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन। मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा अगर 10 दिन के अंदर किसानों का सामान महंगा हो गया, महंगाई से प्रदेश का प्रत्येक नागरिक परेशान है। और पहले से ही करती रही है, आज भी कर रही है। रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 का हो गया और महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। दूसरा इसका भी देखिए, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, इसको भी तो देखिए। साथ ही साथ आप ये भी देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आपके समय पे कितनी सीएम आवास बनते थे, मध्य प्रदेश में आपके समय पे कितनी सड़कें बनती थी, मध्य प्रदेश में आपके समय पे बिजली कितने समय तक सुरकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? याद करिए ना अपने धर्मेंद्र जी, सुरकांत जी, 15 महीने में बूथ कमलनाथ जी मजबूत दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस बार बूथ मजबूती पर ध्यान दे रही है और बीजेपी तो डबल ताकत से उतर गई है मैदान में। किसका बूथ मजबूत नजर आ रहा है आपको और कौन भारी पड़ेगा? देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए बूथ मजबूत करना अच्छी चीज है, क्योंकि अगर कोई भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी बूथ जीतता है तो उसकी जीत तय मान ली जाती है, क्योंकि बूथ पे ही मतदान होता है और बूथ के से ही निकलकर सारे मत बाहर आते हैं। तो यह बात तो अच्छी है राजनीतिक दलों के लिए, कम से कम दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बूथ मजबूती पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन किसका बूथ मजबूत है, किसको जीत मिलेगी, मतदाता किस बूथ पर किस कार्यकर्ता के साथ है, किस दल के कार्यकर्ता के साथ है, यह तो जब मतदान होगा, मतदान के बाद चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि तो किसका बूथ मजबूत है। इसके लिए इंतजार करना होगा किसका बूथ मजबूत होगा 2023 के चुनाव परिणाम का। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बूथ किसका मजबूत है निश्चित तौर पर 2023 में ही पता चलेगा, लेकिन दोनों ही दल अपने बूथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी महिलाओं पर भी फोकस कर रही है। उसका 51% का जो लक्ष्य है मतदान हासिल करने का, वो लक्ष्य शायद महिलाओं के माध्यम से ही पूरा करने का जतन है। शायद यही वजह है कि बूथ पर भी 33% आरक्षण लागू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ये उनका जो तुरुप का इक्का साबित होता है या फिर कांग्रेस को कोई फायदा मिलता है बूथ पहली बार मजबूत करने से। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।